हेलो नमस्कार दोस्तों। स्टडी विद अंकित चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको यूपी बोर्ड का क्लास 12 रसायन विज्ञान का सेट नंबर पहला 2025 कोड 347 JZ कंप्लीट सॉल्व कराएंगे। इसमें बहुविकल्पीय का पहला प्रश्न है, एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय कोई गैस हो। इसका पहला विकल्प है जल में घुली हुई ऑक्सीजन। दूसरा विकल्प है नाइट्रोजन में कपूर का विलयन। तीसरा विकल्प है पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन। और चौथा ऑप्शन है जल में घुला हुआ ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर होगा पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन। दूसरा क्वेश्चन है, जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा यदि इसका परमाणु क्रमांक 25 है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए जेड जो कि परमाणु क्रमांक होता है, ये पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो ये मैग्नीज का परमाणु क्रमांक होता है। और इसमें द्विसंयोजी आयन मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, 2 संयोजी, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करेंगे, अर्गन 18 हो गया 4s2 3d5 और 5 इसके लास्ट उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, तो ये n की वैल्यू है। और हम चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला जानते हैं, म्यू इक्वल n अंडर रूट n ब्रैकेट में n+2 म्यू इक्वल अंडर रूट 5 ब्रैकेट में 5+2 म्यू इक्वल अंडर रूट 35 इक्वल 5.92 bm। तो इसका राइट आंसर होगा 5.92 bm। पहले का गा क्वेश्चन है, शंकुल कोऑर्डिनेशन, इसको कोऑर्डिनेशन स्फेयर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फेयर CONS3 का होल 6 कोऑर्डिनेशन के बाहर Cl2 कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर Cl2 के विलयन से कितने आयन उत्पन्न होंगे। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन 2 है 4, ऑप्शन 3 है 3, ऑप्शन 4 है 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, ऑप्शन 3, क्योंकि इसमें आप देखिए CONS3 का होल 6 कोऑर्डिनेशन पर और Cl2, जब इसे जल में वियोजित करेंगे तो 2Cl माइनस प्लस 1 CONH3 का होल 6, एक ये आयन मिलेगा और 2 ये, तो ये कुल आयनों की संख्या 3 होगी। और घा क्वेश्चन है, अभिकर्मक जो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता। पहला ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, दूसरा है फेनिल हाइड्रोजीन, तीसरा है फेलिंग विलयन और चौथा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो इसका राइट आंसर होगा फेलिंग विलयन। क्वेश्चन नंबर पहले का अंगा है, सबसे मीठा शुगर है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन 2 लैक्टोज, ऑप्शन 3 सुक्रोज, ऑप्शन 4 फ्रैक्टोज। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रैक्टोज। पहले का 4 नंबर क्वेश्चन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2NH3 के लिए सही IUPAC का नाम है। पहला ऑप्शन है एलिल मेथिल एमीन, दूसरा है 1 एमीन पेंटीन, तीसरा ऑप्शन है 4 एमीनो पेंटेन 1 इन, फोर्थ ऑप्शन है n मेथिल प्रोप 2 इन 1 एमीन। तो इसका राइट आंसर होगा n मेथिल प्रोप 2 इन 1 एमीन। इसका राइट आंसर होगा n मेथिल प्रोप 2 इन 1 एमीन। अब दूसरे का
दूसरे का क्या क्वेश्चन है? दूसरे का क्या क्वेश्चन है? 5 ग्राम एथनोइक अम्ल CH3COOH के 150 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना कीजिए। विलयन की मोललता, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे, दिया है W बराबर 5 ग्राम दिया है, और मोलर द्रव्यमान जो कि एथनोइक अम्ल का है, एथनोइक अम्ल का मोलर द्रव्यमान 60 है, और कितने ग्राम जल में घोला, कितने ग्राम बेंजीन के विलयन में इसे घोला गया है, तो 150। यम बराबर होता है, स्मॉल यम बराबर होता है 5/60, 5/60 ये मोल है, विलेय का मोल है, इंटू 1000/150। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.556 मोल प्रति किलोग्राम। इसे हम ब्रैकेट में कर देंगे। दूसरे का खा क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर गैसों के द्रव में विलेयता में हमेशा कमी आने की प्रकृति क्यों होती है? इसका राइट आंसर होगा, ताप बढ़ाने पर गैस के द्रव में विलयन में अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अतः गैस के अनुवाष्प के रूप में विलयन को छोड़ देते हैं, जिससे विलयन में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे का ग क्वेश्चन है, लैंथेनॉइड्स द्वारा कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती हैं? इसका राइट आंसर होगा, सभी लैंथेनॉइड्स तत्वों की समान ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। इसके अतिरिक्त कुछ तत्व +2 व +3 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, जो 2 और 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास F0, F7, F14 प्राप्त कर लेते हैं। सीरियम +4, यूरेनियम +2 एवं थोरियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था को छोड़कर अन्य सभी +2 एवं +3 ऑक्सीकरण अवस्था जलीय विलयन में +3 ऑक्सीकरण में परिवर्तित हो जाती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे का घा क्वेश्चन है, FeNH3 का होल टॉइस CN4 के ज्यामितीय समावयवी की संरचना दर्शाइए। सिस और ट्रांस दर्शाना इसमें। तो इसका राइट आंसर है, आप चित्र में देख लीजिए, अगर अमोनिया आमने और सामने, यदि अमोनिया आमने सामने रहेंगे तो उसे हम विपक्ष समवयवता कहेंगे, और अगर ये डिफरेंट तरफ रहेंगे तो इसे हम समपक्ष समवयवता कहेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरे का नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उपरोक्त रासायनिक समीकरण से समझाइए। पहला है बुटज अपक्रिया, दूसरा है बुटज फिटिंग अपक्रिया। ये हर साल बोर्ड पेपर में पूछे जाने वाली अपक्रियाएं हैं, नाम वाली अपक्रियाएं। आइए इनका सलूशन हम देखते हैं। पहला है बुटज अपक्रिया। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन प्राप्त होता है, तो इसे हम बुटज अपक्रिया कहते हैं। नीचे समीकरण दिया है, CH3Cl + 2NaCH3Cl ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब हम कराएंगे तो हमें एल्केन प्राप्त होगा, CH3 + NaCl। दूसरा है बुर्ज फिटिंग अपक्रिया। बुर्ज फिटिंग अपक्रिया, जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु तथा हेलोरीन से कराने पर टॉलुईन प्राप्त होता है। नीचे रासायनिक समीकरण दिया गया है। नीचे रासायनिक समीकरण है, C6H5Cl + 2Na + CH3Cl
ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराने पर हमें टोलुइन C6H5CH3 प्लस NaCl प्राप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरे का खा नंबर का क्वेश्चन है, तुल्य आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा एल्कोहल जल में अधिक विलय होते हैं, समझाइए। इसका राइट आंसर होगा, एल्कोहल के अणु जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, इसलिए एल्कोहल में अधिक विलय होते हैं, जबकि हाइड्रोकार्बन जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते। न बनाने के कारण जल में अल्प विलय होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरे का ग नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में विभेद कीजिए, प्रोपेनल एवं प्रोपेनॉन। दूसरा है फिनॉल एवं बेंजोइक अम्ल। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो प्रोपेनल टॉलन अभिकर्मक को अपचयित करता है, टॉलन अभिकर्मक को अपचयित करता है और टेस्ट ट्यूब की दीवारों पर चांदी का दर्पण बनाता है। दूसरा, ये फेलिंग विलयन में भी फेलिंग विलयन में अपचयित कर लाल भूरा रंग देता है। जबकि प्रोपेनॉन ना तो टॉलन अभिकर्मक के साथ प्रतिक्रिया करता है और ना फेलिंग विलयन के साथ यह अपक्रिया करता है। लेकिन प्रोपेनॉन जो है वो आइडोफॉर्म परीक्षण देता है और प्रोपेनल आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरे का घा क्वेश्चन है, नहीं अभी इसका गा का दूसरा बचा है, फिनॉल एवं बेंजोइक अम्ल। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। बेंजोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके बुदबुदाहट के साथ CO2 बनाता है, जबकि फिनॉल नहीं बनाता है। तो जब हम बेंजोइक अम्ल की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराएंगे तो ये बुदबुदाहट के साथ CO2 बनाता है, जबकि फिनॉल CO2 का निर्माण नहीं करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरे का घा नंबर क्वेश्चन है, दो जल में घुलनशील विटामिन के नाम और उनकी कमी से होने वाले बीमारियों को बताइए। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसका राइट आंसर होगा विटामिन बी और विटामिन सी। ये दो विटामिन जल में घुलनशील होते हैं और इनका रासायनिक नाम, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन और इससे होने वाला रोग बेरीबेरी होता है। जबकि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल और इससे होने वाला रोग स्कर्बी और मसूड़ों का फूलना होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे का है, राउट का नियम समझाइए। 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म एवं आइडोक्लोरोमेथेन के वाष्पदाब क्रमशः 200 mmHg व 4.5 mmHg हैं। 51 ग्राम CHCl3 व 20 ग्राम CH2Cl2 को मिलाकर बने विलयन के वाष्पदाब की गणना 298 केल्विन ताप पर कीजिए। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, राउट का नियम, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय घोला जाता है तो विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन के मोल प्रभाज के बराबर होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत बार पूछा गया है, राउट का नियम फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन से है।
इसका फार्मूला है पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल मोल प्रभाज्य काई ए। और इसमें एक क्वेश्चन भी दिया था, आइए उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। दिया है क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब दिया है 200 mmHg और इसका जो घोला गया द्रव्यमान है वो भी दिया है 51 ग्राम और इसका मॉलिक्यूलर द्रव्यमान होता है मॉलिक्यूलर वेट 119.5 119.5। जबकि CH2Cl2 के लिए भी दिया गया है वाष्प दाब इक्वल 4.5 mmHg और जितना घोला 20 ग्राम घोला गया है और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 85। तो पहले हम दोनों का मोल फाइंड आउट कर लेंगे। पहले हम Na, यहाँ Na जो है Na क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का पहले हम मोल निकाल लेंगे। तो 51/119.5, जब नीचे से हम पॉइंट हटाएंगे ऊपर जीरो बढ़ाएंगे तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसी ये वैल्यू आएगी 0.426। और NB जो है यहाँ CH2Cl2 है, CH2Cl2 का मोल है। तो दिया गया भार बटे अणु भार दिया है 20 ग्राम और अणु भार है 85। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0.235 आएगा। अब हम मोल प्रभाज्य निकालेंगे एक्स काई ए का। काई ए यहाँ पर है क्लोरोफॉर्म का मोल प्रभाज्य और मोल प्रभाज्य का फार्मूला होता है Na/N टोटल, मतलब जिस घटक का हमें मोल प्रभाज्य निकालना है बटे उस विलयन में उपस्थित टोटल मोलों की संख्या। तो 0.426 ये क्लोरोफॉर्म का मोल है और नीचे कुल मोलों की संख्या। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 0.644 आंसर आएगा क्लोरोफॉर्म का। और जब हम CH2Cl2 का मोल प्रभाज्य की गणना करेंगे तो ऊपर हम CH2Cl2 का मोल रखेंगे 0.235 अपान में टोटल मोल और इसे जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.355, क्योंकि हमें टोटल प्रेशर निकालना है, विलयन का कुल वाष्प दाब निकालना है। तो पीटी का फार्मूला होता है PT इक्वल P नॉट A एक्स काई ए प्लस P नॉट B इंटू काई बी। तो PT इक्वल P नॉट A की वैल्यू ए का वैल्यू है 200 mmHg इंटू मोल प्रभाज्य आया है 0.644 प्लस P नॉट B का जो वैल्यू है वो है 4.5 इंटू एक्स बी का जो मान आया है 0.355 आया है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कुल वाष्प दाब आएगा 130.39 mmHg। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथे का खा क्वेश्चन है 0.10 मोल लीटर इनवर्स सांद्रता के एक विलयन से बने कॉलम का प्रतिरोध 6.5 इंटू 10³ ओम है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर तथा लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोधकता, चालकता तथा मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। दिया है R बराबर प्रतिरोध दिया है 6.5 इंटू 10³ ओम और व्यास दिया है वो 1 सेंटीमीटर। तो हम त्रिज्या निकालेंगे तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 0.5 सेंटीमीटर आएगा। और लंबाई दिया है 50 सेंटीमीटर और मोलरता दिया है 0.10 मोल लीटर इनवर्स। तो इससे पहले हम प्रतिरोधकता रो का मान निकाल लेंगे। रो का फार्मूला होता है रो बराबर RL/A। रो बराबर R का वैल्यू 6.5 इंटू 10³ इंटू L का वैल्यू 50 अपान A का वैल्यू नहीं मालूम है तो A बराबर एरिया, सर्कल का एरिया होता, सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, परिधि का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। तो रो बराबर 6.5 इंटू 10³ इंटू 50 और पाई का अपॉन में पाई का वैल्यू जो है 3.14 इंटू आर का वैल्यू हम निकाले हैं 0.5 इंटू 0.5 क्योंकि आर का स्क्वायर है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 13 इंटू 7.85। तो 7.85 को हम 8 लिख सकते हैं क्योंकि ये आपने सिग्निफिकेंट नंबर पढ़ा होगा क्लास 11th में। तो रो बराबर 13 इंटू 8
करेंगे तो लगभग में 120 102 वैल्यू इसका आएगा, 102। तो फिर दूसरा हमसे पूछा गया है चालकता। चालकता बराबर होता है, चालकता को हम कप्पा से दर्शाते हैं। कप्पा इक्वल 1/ρ। कप्पा इक्वल 1000/1002। जब इसका वैल्यू आएगा कप्पा इक्वल 0.0098 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। दूसरा हम निकालेंगे मोलर चालकता। मोलर चालकता का फार्मूला होता है लेमडा एम इक्वल कप्पा इंटू 1000 मोलरता। तो लेमडा एम इक्वल 0.0098 इंटू 1000/0.10। लेमडा एम इक्वल 98 साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स इसका वैल्यू आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चौथे का गा क्वेश्चन है, कारण सहित समझाइए। क्रोमियम डबल पॉजिटिव अपचायक है जबकि मैग्नीज ट्रिपल पॉजिटिव ऑक्सीकारक है, जबकि दोनों का D4 विन्यास होता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्रोमियम डबल पॉजिटिव एक अपचायक है क्योंकि इसका विन्यास D4 से D3 में बदल जाता है, जिससे अर्धभरित T2G स्तर होता है। दूसरी ओर मैग्नीज 3 से मैग्नीज 2 पॉजिटिव में परिवर्तन से अर्धभरित D5 विन्यास प्राप्त होता है, जो इसे अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथे का गा का दूसरा क्वेश्चन है, धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल ऑक्साइड तथा फ्लोराइड में क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन व फ्लोराइड की विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है और इनका आकार भी छोटा होता है, जिससे जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव प्रेरित प्रभाव ये नाभिक द्वारा आकर्षण बल होता है जो इलेक्ट्रॉनों पर लगता है या बढ़ जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चौथे का गा का तीसरा क्वेश्चन है, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं। इसका राइट आंसर होगा संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं क्योंकि उनके अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश के एक भाग को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं तथा शेष प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। इसलिए संक्रमण धातुओं के अधिकांश यौगिक रंगीन होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चौथे का घा क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। उन अभिक्रियाओं का कुल कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक पहला है वेग इक्वल के ब्रैकेट में और पावर ए के घात 1/2, बी है ब्रैकेट में और पावर में है 3/2। दूसरा क्वेश्चन है वेग इक्वल के ए के पावर 3/2 और बी के पावर -1। आइए इसका हम सल्यूशन देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा अपक्रिया की कोटि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक के अभिकारकों की सांद्रता के घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। एक बार फिर से देखिए, अभिक्रिया की कोटि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पहला दिया है
क्योंकि अभिक्रिया का वेग घातों का योग होता है, तो पहले क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल ए के घात 1/2 है, तो 1/2 प्लस बी का घात 3/2 है, तो प्लस 3/2। जिसे हम जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 2। और दूसरा क्वेश्चन है वेग इक्वल के ए के पावर 3/2, तो 3/2 प्लस बी के पावर -1, तो -1/1, 1 हम लिख सकते हैं नीचे। जब इसे हम सॉल्व करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल 0.5 आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पांचवें का क्वेश्चन है, का पहला है क्लोराउस का नियम समझाइए। 298 केल्विन पर कैल्शियम डबल पॉजिटिव तथा Cl सिंगल माइनस आयनों की जल सीमांत मोलर चालकता लैम्डा नॉट क्रमशः 119 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स तथा 76.3 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। CaCl2 के लैम्डा नॉट का परिकलन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा क्लोराउस का नियम। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटन के विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके धनायन व ऋणायन के तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। एक बार फिर से देखिए, क्लोराउस का नियम अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट के विलयन का तुल्यांकी चालकता उसके धनायन व ऋणायन की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका फार्मूला होता है लैम्डा इन्फानाइट इक्विवेलेंट इक्वल लैम्डा इन्फानाइट केटायन प्लस लैम्डा इन्फानाइट एनायन। इसमें साथ में एक क्वेश्चन भी दिया है, उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है लैम्डा इन्फानाइट केटायन इक्वल 119 और लैम्डा इन्फानाइट एनायन इक्वल 76.3। हमें लैम्डा इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इसका जल अपघटन मतलब इसको आयनित करके इसको आयनित करके बैलेंस करेंगे। Cl2 को जब हम आयन फॉर्म में लिखेंगे तो Ca डबल पॉजिटिव प्लस 2Cl बाहर निकलेगा, और लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल लैम्डा इन्फेनाइट केटायन प्लस लैम्डा इन्फेनाइट एनायन का फार्मूला लगाएंगे तो लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल 119 इंटू लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल 119 प्लस 152.6 इक्वल टू 271.6 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसका राइट आंसर होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीन को शॉट ले सकते हैं। इसका तो पांचवें का दूसरा क्वेश्चन है किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है, कारण सहित समझाइए। आइए इसका हम सल्यूशन देखते हैं। विलयन की तनुता बढ़ाने पर विलयन के इकाई आयन में उपस्थित आयनों की संख्या घटती है, अतः चालकता घटती है। एक बार फिर से देखिए, विलयन की तनुता बढ़ाने पर विलयन के इकाई आयन में उपस्थित आयनों की संख्या घटती है, अतः चालकता घटती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पांचवें का क्वेश्चन है 2A उत्पाद अभिक्रिया में A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल से घटकर 0.4 मोल इनवर्स रह जाती है। इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए। तो आइए इसका हम सल्यूशन देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा वेग इक्वल होता है सांद्रता में परिवर्तन की दर डेल A बाई डेल टी इंटू हाफ, तो A2 माइनस A1 अपॉन डेल्टा टी बाई हाफ। तो V बराबर 1/2 इंटू 0.5 माइनस 0.4 अपॉन 10
इक्वल 0.1/20। ऊपर से हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ाएंगे, इसका वैल्यू आएगा 0.005 या 5.0 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मीटर इनवर्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पांचवें का खा का दूसरा है विभेद कीजिए। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता वाई है औसत और ताक्षणिक वेग में। इसमें हमें विभेद करना है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में और औसत वेग और ताक्षणिक वेग में। तो पहले हम अभिक्रिया की कोटि देखते हैं। पहला, अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक होती है। अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। तीसरा, अभिक्रिया की कोटि प्रयोगों द्वारा निकाली जा सकती है। चौथा, यह उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता परिवर्तित होती है। एक बार फिर से देखिए, अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक होती है। अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि प्रयोगों द्वारा निकाली जा सकती है। यह उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता परिवर्तित होती है। और अब आप अभिक्रिया की आणविकता देखिए। अभिक्रिया की आणविकता सदैव पूर्ण संख्या होती है। पहला पॉइंट, अभिक्रिया की आणविकता सदैव पूर्ण संख्या होती है। दूसरा पॉइंट, अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं होती। तीसरा पॉइंट, अभिक्रिया की आणविकता की व्याख्या अनेक क्रियाविधि द्वारा किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है, यह अभिकारक अणुओं की कुल संख्या है। एक बार फिर से इसे देखिए। अभिक्रिया की आणविकता सदैव पूर्ण संख्या होती है। अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है, अभिक्रिया की आणविकता की व्याख्या अनेक विधियों द्वारा करते हैं। चौथा पॉइंट है, यह अभिकारक अणुओं की कुल संख्या होती है। दूसरा वाई नंबर का क्वेश्चन था, औसत वेग और ताक्षणिक वेग में विभेद कीजिए। तो औसत वेग किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। औसत वेग किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। दूसरा है ताक्षणिक वेग, किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को ताक्षणिक वेग कहते हैं। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह रहा आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की कोटि। पांचवें का गा का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संकुलों के आईपीएससी नाम लिखिए। एक्स दिया है कोऑर्डिनेशन स्फीयर CONH3 का होल 5Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्लोज्ड, बाहर Cl2। और वाई दिया है K2N कोऑर्डिनेशन स्फीयर NiCN का होल 4 कोऑर्डिनेशन स्फीयर बंद। तो आइए हम इनका आईपीएससी नाम लिखते हैं। इसका आईपीएससी नाम होगा पेंटाएमीन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। यहाँ जो थर्ड आया है वो इस कंपाउंड, इस उपसहसंयोजक यौगिक का ऑक्सीडेशन नंबर है, जो कि हमेशा सेंटर मेटल एटम का निकाला जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दूसरा है पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट सेकेंड। यहाँ सेकंड जो है वो निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर है। इसके बाद पांचवें का ग का दूसरा क्वेश्चन है,
निम्नलिखित संकुलों में केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था डी कक्षकों का अधिग्रहण एवं उपसहसंयोजक संख्या बताइए। एक्स दिया है K3CO C2O4 का होल थ्राइस, वाई दिया है MnH2O का होल 6 SO4। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसका राइट आंसर होगा K3CO C2O4 का होल थ्राइस का जो कोऑर्डिनेशन नंबर इसको हिंदी में संकुल संख्या और या उप सहसंयोजक संख्या भी कहते हैं। तो पहले का 6 है कोऑर्डिनेशन और ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। और अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4d7 और 3d7 और 4s2। और दूसरा हम देखेंगे MnH2O का होल 6 SO4। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ये 6 आएगा और ऑक्सीडेशन नंबर +2। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पांचवें का घा क्वेश्चन है डीएनए एवं आरएनए के महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। डीएनए एवं आरएनए के महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। तो पहले हम डीएनए को देखेंगे। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें पहला पॉइंट है यह द्विकुंडलित होता है, डबल स्टैंडर्ड का होता है, द्विकुंडलित। दूसरा पॉइंट है इनमें थाइमीन नामक नाइट्रोजन क्षार होता है। इसमें थाइमीन नामक नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होता है। तीसरा पॉइंट है यह एक प्रकार का होता है। चौथा पॉइंट है इसमें 2 सूत्र होते हैं। पांचवा पॉइंट है इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा उपस्थित होता है। अब हम आरएनए को देखेंगे। आरएनए का फुल फॉर्म पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यह एकल कुंडलित होता है, यह सिंगल स्टैंडर्ड का होता है। इसमें यूरेसिल नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित होता है। तीसरा पॉइंट है यह 3 प्रकार का होता है, mRNA, tRNA और rRNA। चौथा पॉइंट है इसमें एक सूत्र होता है। और चौथा पॉइंट है पांचवा इनमें राइबो शुगर उपस्थित होता है। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। छठवें का क्वेश्चन है निम्नलिखित का संरचनात्मक सूत्र तथा आईपीएससी नाम लिखिए। पहला है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, दूसरा है आइसोपेंटिल ब्रोमाइड, तीसरा है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, चौथा है आइसोब्यूटिल क्लोराइड और पांचवा है नियोपेंटिल क्लोराइड। ये सब उस कंपाउंड के सामान्य नाम दिए हुए हैं, कॉमन नेम। तो इसका हमें आईपीएससी नाम और संरचना सूत्र लिखना है। तो इसका राइट आंसर होगा पहले का 2-क्लोरोब्यूटेन और इसकी संरचना होगी CH3 CH2 CH Cl CH3। और जो दूसरा है उसका आईपीएससी नाम होगा 1-ब्रोमो 3-मेथिल ब्यूटेन CH3 CH CH3 CH3 CH2Br। इसको आप डायग्राम में देख के ठीक से बना लीजिएगा। तीसरे का आईपीएससी नाम होगा 2-क्लोरो 2-मेथिल प्रोपेन। फार्मूला इसका संरचना सूत्र होगा CH3 और दूसरे पर Cl ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। इसका चौथे में जो आईपीएससी नाम बना हुआ है 1-क्लोरो 2-मेथिल प्रोपेन। इसका फार्मूला होगा CH3 CH CH3 CH2 Cl। पांचवें में
1 क्लोरो 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। इसका संरचना सूत्र होगा CH3CH3CH3CH2Cl। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छठवें का अथवा भी है। निम्न को स्पष्ट कीजिए। हेलो एल्केन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, जबकि हेलोरीन इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। मतलब इसमें हेलो एल्केन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, जबकि हेलोरीन इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। और दूसरा है क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय प्रकृति का होता है। तीसरा है पोटेशियम साइनाइड हेलो एल्केन से अभिक्रिया कल एल्किल साइनाइड देता है, जबकि सिल्वर साइनाइड मुख्य उत्पाद के रूप में एक आइसोसाइनाइड बनाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में करा दिया है, तो इसलिए इस वीडियो में हम ये अथवा वाला ये 6 का अथवा ये 3 क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, हम खा क्वेश्चन देख रहे हैं। तो खा क्वेश्चन है निम्नलिखित परिवर्तनों को किस प्रकार किया जा सकता है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। अगर ये पेपर में आता है तो आपको केवल रासायनिक समीकरण ही लिखना है, इसके बारे में आपको और कुछ नहीं लिखना है। आइए हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर से पहले पूरा क्वेश्चन देख लें, इसमें क्या है। पहला है प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल। दूसरा है बेंजिल क्लोराइड से बेंजोइक अम्ल बेंजिल एल्कोहल। तीसरा है एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल। चौथा है मेथिल मैग्नीस ब्रोमाइड से 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। पांचवा है फिनॉल से पिक्रिक एसिड। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। पहला है CH3CH2CH मतलब प्रोपीन की अपक्रिया जब हम HBr से कराते हैं तो हमें प्रोपेन 2 ऑल प्राप्त होता है। ये 2 स्टेप में ये अपक्रिया होती है। CH3CH डबल बॉन्ड CH प्लस HBr से जब हम क्रिया कराएंगे तो CH3CH2CHBr प्लस KOH एक्वस KOH से जब हम फिर अपक्रिया कराएंगे तो हमें CH3CHOH का होल और CH3 प्राप्त होगा। दूसरा है, आपको दिख नहीं रहा है, एक मिनट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा है बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल। तो बेंजिल क्लोराइड का फार्मूला होता है C6H5CH2Cl को जब हम जलीय KOH के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें C6H5CH2OH प्लस KCl प्राप्त होता है। तीसरा क्वेश्चन है एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल। तो एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला होता है C2H5MgCl की अपक्रिया जब हम एल्डिहाइड से HCHO से कराएंगे तब हमें C2H5CH2OMgCl की अपक्रिया हमें पुनः अम्लीय जल से कराने पर C2H5CH2OH प्लस MgOHCl प्राप्त होता है। चौथा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है फिनॉल से पिक्रिक एसिड। फिनॉल का फार्मूला होता है C6H5OH प्लस CH प्लस HNO3। ये है जब फिनॉल की अपक्रिया हम नाइट्रिक अम्ल से सांद्र नाइट्रिक अम्ल से जब इसकी हम अपक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। पिक्रिक अम्ल वो होता है जिसके फिनॉल पर ऑर्थो पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ये 6वें का खा का अथवा है। आप निम्नलिखित को कैसे संश्लेषित करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। एक उपर्युक्त एल्कीन से 1 फिनाल थेनॉल फेनिल एथेनॉल। एक उपरोक्त एल्कीन से 1 फेनिल एथेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, केवल इसका रासायनिक समीकरण देना है। तो इसका राइट आंसर होगा, जब हम C6H5 C डबल बॉन्ड CH2 की क्रिया अम्लीय माध्यम में जल से कराएंगे तो हमें C6H5 C पे OH प्लस C पर OH और CH3 1 फिनाइल एथेनॉल प्राप्त होगा। दूसरा है S12 अभिक्रिया द्वारा एल्किल हालाइड के उपयोग से साइनोहेक्सिल मेथेनॉल। इसका सिर्फ हमें रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण देना है। तो इसका राइट आंसर होगा, जब हम साइनोहेक्सेन CH2Br की क्रिया NaOH से कराएंगे तो हमें साइनोहेक्सेन CH2OH प्लस NaBr प्राप्त होगा। तीसरा क्वेश्चन है, 6वें का खा का अथवा का तीसरा क्वेश्चन है, एक उपरोक्त एल्किल हैलाइड से पेंटेन 1 ऑल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा, जब हम CH3 CH2 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 CH2Br की अभिक्रिया KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें CH3 CH2 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 CH2OH प्लस KBr प्राप्त होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सातवें का क्वेश्चन है, निम्न पदों से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। पहला है एल्डोल, दूसरा है सिर्फ क्षारक, तीसरा है केनिजारो और चौथा है ऑक्सीम, पांचवा है एसीटिल। तो आइए हम सबका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला है एल्डोल संघनन। अल्फा हाइड्रोजन युक्त सामान्य या असामान्य कार्बनिक यौगिक जैसे एल्डिहाइड या कीटोन तनुछार की उपस्थिति में आपस में जुड़कर एक नया यौगिक बनाते हैं, इसी को एल्डोल संघनन कहते हैं। CH3 CHO प्लस CH3 CHO को जब सांद्र NaOH के उपस्थिति के अपक्रिया कराने पर CH3 CHOH CH2 CHO बनता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा है सिर्फ क्षारक। जब हेलाइड या कीटोन किसी प्राथमिक एमीन से क्रिया करता है तब सिर्फ क्षारक बनता है। इसका रासायनिक समीकरण होगा R2C डबल बॉन्ड O प्लस NH2R की अपक्रिया जब हम अम्लीय माध्यम में कराएंगे तो R2C डबल बॉन्ड NR प्राप्त होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा है केनिजारो अभिक्रिया। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जैसे फॉर्मल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड को 50% सांद्र NaOH या KOH के साथ गर्म करने पर अल्कोहल तथा एक वसीय लवण बनता है। इसी अभिक्रिया को केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण होगा CHOH प्लस NaOH, 2 मोल एल्डिहाइड ले लीजिए प्लस कास्टिक सोडा के साथ जब हम इसे गर्म करते हैं तो हमें एथिल अल्कोहल और सोडियम कार्बोक्सिलिक प्राप्त होता है।
आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चौथा है ऑक्सीन। जब एल्डिहाइड या कीटोन किसी हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ क्रिया करता है तब ऑक्सीन बनाता है। इसका रासायनिक समीकरण होगा CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस Na2OH को जब हम अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया कराएंगे तो CH3 डबल बॉन्ड NOH H प्राप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है एसीटिल। जब कोई एल्डिहाइड या एल्कोहल की सांद्र जब कोई एल्डिहाइड किसी एल्कोहल के साथ क्रिया करता है तब एसिटिल बनता है। इसका रासायनिक समीकरण होगा CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस 2 मोल C2H5OH को जब हम HCl की उपस्थिति में अपक्रिया कराएंगे तो बनेगा CH3 C2H5 और C से जुड़ा OC2H5। इसका नाम है एथेनॉल डाई एथिल मीथेन। प्रश्नोत्तर संख्या 7वीं का अथवा है निम्न अभिक्रिया के उत्पादों की संरचना लिखिए। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले में बनेगा बेंजिल CO C2H5 प्लस HCl 1 फेनिल प्रोपेन बनेगा उत्पाद में। और दूसरे का उत्पाद बनेगा CH3CO C2C6H5 प्लस CDCl। तीसरे का उत्पाद बनेगा CH3COCH3 एसीटोन। चौथे का उत्पाद बनेगा बेंजीन पर CHO ग्रुप और NO2 ग्रुप। और पांचवें का उत्पाद बनेगा बेंजीन CH3 डबल बॉन्ड NCH2CH3। प्रश्नोत्तर संख्या 7वीं का खा है निम्नलिखित को क्रम में लिखिए pKb मान के घटते क्रम में। पहला है C2H5NH2, दूसरा है C6H5NHCH3 C2H5 का होल ट्वाइस CH तथा योम C6H5NH2। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। तो पहले का राइट सही क्रम है। सबसे ज़्यादा C6H5NH2 एनालिन का होता है, फिर C6H5NHCH3 का होता है, फिर उससे कम C2H5NH2 का होता है, फिर सबसे कम C2H5 का होल थ्राइस NH का। दूसरा है 7वें का खा का दूसरा है क्षारीय पलबर के घटते क्रम में C6H5NH2 C6H5NCH3 का होल ट्वाइस C6H5NH योम CH3NH2 का क्रम लिखिए। तो दूसरे का राइट क्रम होगा C2H5 का होल ट्वाइस NH सबसे ज़्यादा क्या पूछा गया था इसमें, सबसे प्रबल क्षारीय C2H5 का होल ट्वाइस NH सबसे कम क्षारीय है, उससे ज़्यादा C2NH3, उससे ज़्यादा C6H5NCH3 का होल ट्वाइस और इससे ज़्यादा C6H5NH2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है क्षारीय प्रबल के बढ़ते क्रम में एनेलीन पैरा नाइट्रो एनिलीन योम पैरा टॉलोइडीन क्रम लिखना इसका। तो इसका क्रम होगा पैरा नाइट्रो एनालीन, फिर उससे कम होगा एनालीन, फिर उससे कम होगा पैरा टॉलोइडीन। चौथा क्वेश्चन है जल में विलेयता के क्रम में C6H5NH2 C2H5 का होल ट्वाइस NH C2H5NH2। तो जल में विलेयता का सबसे निम्न क्रम है C6H5NH2 से ज़्यादा C2H5 का होल ट्वाइस NH, उससे ज़्यादा C2H5NH2 है।
5वां क्वेश्चन है, कथनांक के बढ़ते क्रम में C2H5OH CH3 का होल ट्वाइस NH C2H5NH2 का क्रम लिखिए। इसका राइट आंसर होगा CH3 का होल ट्वाइस NH से ज़्यादा C2H5NH2 से ज़्यादा C2H5OH है। 7वें का खा का अथवा है, निम्नलिखित को कारण सहित बताइए। ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। पहला है, एनालिन फिडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है। दूसरा है, प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में गैलिबल थैलेमाइड संश्लेषण की प्राथमिकता क्यों दी जाती है। तीसरा है, मेथिल एमीन फेरिक क्लोराइड के साथ जल में अभिक्रिया करके जल योजित फेरिक ऑक्साइड का अवक्षेप देता है। तो इसमें पहले का राइट आंसर है, जब एनेलीन क्रिया करने जाता है तब AlCl3 एनेलीन के साथ संकुल बना लेता है। इसी कारण से एनालीन फिडेल क्रॉफ्ट अपक्रिया प्रदर्शित नहीं करता। इसका रिएक्शन है बेंजीन एनालीन की क्रिया जब हम AlCl3 प्लस क्लोरो CH3Cl से कराते हैं तब इस कंपाउंड के द्वारा एनेलीन जो है AlCl3 के द्वारा संकुल बना लेता है, इसलिए यह फिडेल क्रॉफ्ट अपक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। दूसरा है, थैलेमाइड संश्लेषण विधि द्वारा शुद्ध प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है तथा उसमें 2 व 3 एमीन अशुद्ध के रूप में उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। तीसरा है, CH3NH2 जल से अधिक क्षार होने के कारण एक प्रोटॉन ग्रहण करके OH आयन को मुक्त कर देता है। नीचे रिएक्शन है, CH3NH2 प्लस HOH बनाता है CH3NH2 प्लस OH और FeCl3 वियोजित होकर Fe डबल ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 3Cl माइनस Fe ट्रिपल पॉजिटिव OH से क्रिया करके FeOH का होल थ्राइस बनाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमने एक ही वीडियो में सेट पहला 2025 का कंप्लीट ख़त्म कर दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।